गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रविंद्र कुमार। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर मानव जन्म। एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर जिसमें हम लोग मानव के जन्म के बारे में पढ़ेंगे, मानव प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। मानव जन्म क्या होता है, मानव में जन्म कैसे होता है, या इसको प्रजनन भी कहते हैं। ये एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है और जूलॉजी का जो है वो पहला चैप्टर है, मानव जन्म। तो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में मानव जन्म में जो घटना होता है कि मानव में क्या क्या हो रहा है, मानव में जन्म कैसे हो रहा है, जन्म होने के लिए जो है वो क्या क्या जो है इनमें घटनाएं चल रही होती हैं। हम लोग 12th क्लास से पहले भी मानव जन्म के बारे में कई बार पढ़ चुके हैं या फिर जन्म के बारे में हम लोग जान चुके हैं। इस जन्म शब्द से या प्रजनन शब्द से पहले भी हम लोग परिचित हैं। और जन्म से या प्रजनन से ये कहा जाता था कि कोई भी जीव अपने जाति के जैसे या अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की जो उनकी क्षमता है ना, वही उनकी प्रजनन क्षमता कहलाती है। और जो प्रक्रिया हो रहा है अपने जैसे उत्पन्न करने की, उसी को कह दिया गया है जन्म या प्रजनन। इंग्लिश में कह दिया जाता है रिप्रोडक्शन। अब ये जो रिप्रोडक्शन शब्द है, ये शब्द इंग्लिश में अगर देखें तो दो शब्द है, एक है री और दूसरा है प्रोडक्शन। तो री का मतलब हो जाता है अगेन या फिर से या फिर, और प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पन्न करना, क्रिएट करना। तो जनन एक ऐसी परिघटना है जिसके अंतर्गत कोई भी जीव अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करता है, उस घटना को कह दिया जाता है जनन, इंग्लिश में बोलेंगे रिप्रोडक्शन। और इस जन्म से हम लोग दो अलग अलग तरह के जन्म की प्रक्रिया पढ़े हुए हैं। एक तो पढ़े हैं कि कुछ जीवों में लैंगिक जन्म होता है, कुछ जीव ऐसे हैं जो लैंगिक जन्म करता है, लैंगिक प्रजनन करता है, और कुछ जीव ऐसे हैं जो अलैंगिक जन्म करता है। अलैंगिक और लैंगिक जन्म में क्या फर्क है, तो ये पढ़े हुए हैं कि लैंगिक जन्म अगर हो रहा है तो दो जनक की आवश्यकता होती है, जिनमें से एक जनक जो है वो नर है और दूसरा जनक जो है वो मादा होती है। दो जनक होते हैं, एक नर और एक मादा। जबकि अलैंगिक जन्म में क्या होता है कि अलैंगिक जन्म में एक ही जनक होता है, और ये जो एक जनक होता है, ये एक जनक नर है या मादा है, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, पता ही नहीं होता है कि ये नर है या मादा है। तो अगर ये अलैंगिक जन्म होगा तो केवल और केवल एक ही जनक होंगे, जबकि लैंगिक जन्म में दो जनक होते हैं। अब मनुष्य का अगर बात करें तो मनुष्य जो है वो लैंगिक जन्म करने वाला है, लैंगिक प्रजननी जीव है हम लोग। और हम लोगों में जो है वो जन्म की प्रक्रिया कंटिन्यूस होता है, लगातार होती है, निरंतर। मनुष्य निरंतर प्रजनक है या निरंतर प्रजनन करने वाला जीव है। निरंतर प्रजनन करने वाला जीव का मतलब है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक निश्चित समय अवधि या फिर एक निश्चित मौसम में ही जन्म करते हैं, जबकि मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है, मानव के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य जो है वो किसी भी सीजन में या किसी भी समय जो है वो जन्म कर सकता है। हाँ, जन्म करने की अवधि जो होती है ना जीवों में अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य कभी भी जन्म कर सकता है। इसका मतलब कि अगर कोई बच्चा 4 साल का है, 4 वर्ष का कोई है, नर या मादा, तो वो जन्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इनके लिए इनकी एक अवधि होगी, एक निश्चित सीमा होगी, एक उम्र होगा, उस उम्र के बाद ही जो है वो जन्म कर सकते हैं। लेकिन मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता है लोगों के ऊपर। दूसरी चीजों के ऊपर पड़ता है, जैसे मेंढक वगैरह की अगर बात करें तो मेंढक में क्या होता है कि इन मेंढकों में जन्म का जो समय है वो ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि मानसून में होता है। मानसून में जो है वो जन्म करते हैं। ये समतापी जीव नहीं है, विषमतापी जीव है। इनका शरीर का तापमान बदलते रहता है, तो मानसून के समय इनके तापमान, शारीरिक तापमान इनके जन्म करने के अनुकूल तक पहुंच जाता है, और मानसून के समय, बरसात के समय, वर्षा के समय जो है ये जन्म कर सकते हैं। तो मनुष्य अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग जीव जो है वो अलग अलग तरह से जन्म कर सकते हैं। मनुष्य में उम्र सीमा निश्चित है कि एक उम्र सीमा के बाद ही वो जन्म कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए कोई मौसम या कोई सीजन, इस तरह का कोई कंडीशन जो है वो मनुष्य में नहीं होता। हम लोग ये चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में हम लोग मनुष्य में लैंगिक जन्म होता है तो लैंगिक जन्म की घटना के आधार पर मनुष्य में जन्म के हम लोग देख रहे हैं।
और इसमें हम लोग बात करेंगे जनन तंत्र के बारे में कि मनुष्यों में किस तरह का जनन तंत्र है, जनन तंत्र के अंतर्गत किस तरह के अंग हैं, कौन कौन से अंग है, अंगों का कार्य क्या क्या है, कौन सा अंग क्या कार्य करता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और डिटेल में एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है एनसीईआरटी का एक लाइन बाय लाइन हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंडीशन होता है। जब भी जन्म होता है, कोई भी जीव में जन्म हो रहा है या मनुष्य में जन्म हो रहा है, तो अलग अलग घटना हो रही होती है। उन घटनाओं में क्या क्या शामिल है वो देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो ये फिर से हम एक बार बता रहे हैं कि ये अध्याय 2 है, चैप्टर 2 सेकेंड चैप्टर है, और जनन मानव जनन मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया। अब ये चैप्टर क्यों दिया हुआ है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव जनन जो है इस बुक में देने का मतलब क्या है? क्या कुछ तो रीजन हुआ होगा जो कि ये चैप्टर जो है शामिल किया गया है इसमें। जनन से ये जो चैप्टर है, एक बात हम आपको बता दें कि जनन का जो चैप्टर है, ये जो अध्याय है, हम लोग सिर्फ इस आधार पे नहीं पढ़ेंगे कि ये 12th क्लास का एग्जाम होगा और 12th क्लास की जो बोर्ड एग्जाम होगी उस बोर्ड एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन सोल्व करके हम लोग 12th पास आउट हो जाएंगे, बस बात खत्म। सिर्फ इसलिए इस चैप्टर को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर को अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन और जनन जैसी घटनाओं में शरीर का कंडीशन क्या होता है, स्थिति क्या होता है, जनन से संबंधित स्वास्थ्य को हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, अच्छे से कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हेल्थ को कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में भी पढ़ना है। और ये चैप्टर आपके पूरे लाइफ में काम करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12th के लिए ही, तो सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर को हम लोग को पूरे लाइफ के लिए काम कर रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग को इस चैप्टर को कवर करना है। अब बात करें कि ये चैप्टर इसमें क्यों, अभी क्यों, इससे पहले क्यों नहीं? तो 12th क्लास तक आते आते बच्चों की जो उम्र हो जाती है वो करीब करीब जो है वो 14 से 18 के बीच में होते हैं, 18 वर्ष के बीच में हो जाते हैं, 14 to 13 इयर्स के आसपास होते हैं। और ये वो समय है जब नर और मादा में उनके शारीरिक बदलाव आते हैं, उनमें हार्मोन का उतार चढ़ाव होता है। कभी हार्मोन बढ़ जाता है, कभी हार्मोन घट जाता है। और नर और मादा में ये जो 14 से 18 साल का जो एज होता है, उस एज में जो इनमें बदलाव हो रहा है, उस होने वाले बदलाव को कर दिया गया है यौनारंभ। यौवन का आरंभ जो है वो शुरू हो जाती है, एडोलसेंस स्टेज में चले जाते हैं। और इस स्टेज में जो परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन में एक परिवर्तन ये भी है कि मनुष्य इस उम्र में, इस एज में मनुष्य जनन करने की क्षमता को जो है वो प्राप्त कर लेता है, पुबर्टी जो है वो प्राप्त होती है, नवयुवकता, यौनता तो आती ही है, इसके अलावा उनमें जनन करने की क्षमता जो है वो विकसित हो जाती है। तो यौन आरंभ में ये सारी घटनाएं होती हैं। और जो अब अगर 14 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों को बताया जाए कि उनमें जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के वजह से उनके चेहरे पर जो है वो मूंछ और दाढ़ी जो है वो निकल रहा है, तो उनमें ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, बड़ी आसानी से जो है उसको केयर करेंगे, टेकिंग करेंगे और बड़ी आसानी से जो है वो समझ पाएंगे। वहीं अगर 5 साल के बच्चे को या उससे कम उम्र के बच्चे को या 10 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर दिखे तो उनमें इस तरह का कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, वो है ही नहीं इस अवस्था में, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है या उनमें बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन वगैरह आ सकता है। यहाँ इस उम्र में हम लोग इस चैप्टर को समझने में या हम लोग के शरीर में होने वाले बदलाव होने के कारण इस चैप्टर को समझने में काफी अच्छा है, इसलिए इस चैप्टर को जो है हम लोग इस उम्र में जो है शामिल किया। हालांकि इससे पहले 10th क्लास में भी हम लोग जो है वो मानव जनन पढ़े हुए। अब वहां जो 10th क्लास में मानव जनन पढ़े हुए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन है, परिभाषा है। वैसे कुछ घटना या वहां अभी जो 12th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो सब जो है वहां पे एक एक लाइन, दो दो लाइन में जो है बस उन घटनाओं को जो है बस जिक्र किया गया है और वहां पे पूरी तरह से पूरी घटनाओं को जिक्र नहीं किया गया है। परिभाषा हम लोगों को वहां बस परिभाषा के तौर पर जो है वो बताया गया है कि किस तरह से जो है वो घटनाएं हो रही हैं। वहां बस नाम दिया गया है, अंगों का नाम दिया गया है, जन्म में जो शामिल है, जो जन्म की कोशिकाएं होती हैं उनका बस नाम दिया गया है। वो कोशिका शरीर में बनता कैसे है,
किस तरह से उनमें विभाजन होता है, वो एक कोशिका जो है वो बहुकोश के जीव में कैसे परिवर्तन हो जाता है, इसका जानकारी जो है वो 10th तक नहीं था। अब इसी को जो है वो थोड़ा हाई लेवल तक लेकर के चले गए। अब इस 10th को जो है हम लोग 12th में कवर कर रहे हैं, और इस 12th में वो सब मिलेगा जो यहाँ नाम और परिभाषा जाने थे, इसी का अब डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो 12th में। हम लोग इस चैप्टर को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं कि क्या क्या है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले कि मनुष्य जो है, मानव लैंगिक रूप से जन्म करने वाला, लैंगिक रूप से जन्म करने वाला, दैट मींस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म तो है ही, इसके अलावा एक चीज और इसमें दिया हुआ है कि ये सजीव प्रजक हैं या जरायुज हैं। इसको इंग्लिश में कह दिया जाता है विविपेरस। अब ये जो सजीव प्रजक या जरायुज जीव हैं, ये क्या है, ये क्या कंडीशन है? देखो, जरायुज या सजीव प्रजक वैसे जीव जो सीधे अपने बच्चे को जन्म देते हैं, अपने जैसे जीव को जन्म देते हैं, उनको कह दिया जाता है जरायुज जीव, विविपेरस कर दिया जाता है। ये क्या करते हैं? सीधे अब बच्चे को जन्म देते हैं, सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। जबकि कुछ कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें यह देखने को मिला है कि वो अंड प्रजक है, अंड प्रजक जीव भी हैं। ये अंड प्रजक जीव क्या है? तो अंड प्रजक जीव वैसे जीव हैं जो अंडे देते हैं, अंडे देते हैं ये, और अंडे से जो है इनके बच्चे जन्म लेते हैं, अंडे से बच्चे जन्म लेते हैं। तो वो जीव जो बच्चे को सीधे जन्म देता है जरायुज कहलाता है, और वो जीव जो अंडे देते हैं और अंडे से बच्चे निकलते हैं, बच्चे का जन्म होता है, उस जीव को कह दिया जाता है अंड प्रजक जीव। इंग्लिश में कह दिया जाता है ओविपेरस। इसको इंग्लिश में बोल देंगे ओविपेरस वर्ड यूज किया जाता है। तो ये ओविपेरस होता है। जबकि मनुष्य किस तरह का जीव है? मनुष्य जो है वो सजीव प्रजक है, मतलब अंडे देने जैसी कोई भी घटना मनुष्य में नहीं होता है। मनुष्य जो है वो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं और अपने बच्चे को जो है वो दूध पिलाते हैं। जैसे इसमें अगर हम लोग बात करें तो मनुष्य तो है ही, और भी बहुत सारे जीव हैं, जैसे गाय को देख लीजिए, भैंस को देख लीजिए, ये सब जीव जो है वो क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। वहीं पे जो अंडे देने वाले हैं, मुर्गी हो गई, अंडे देती है, पक्षी में सबको शामिल कर दिए, पक्षी जो है वो अंडे दे रही है, छिपकली जो है वो अंडे दे रही है, इसके अलावा सांप जो है वो अंडे दे रही है। तो ये सब जीव जो है वो अंडे देते हैं, और अंडे से जो है वो बच्चे को जन्म देते हैं। मुर्गी का कंडीशन क्या है कि मुर्गी अंडे को देती है, अंडे देने के बाद क्या करती है मुर्गी? उस अंडे को जो है वो सेती है, उसके ऊपर अपने बॉडी का तापमान जो है वो देती है, और उस अंडे के अंदर जो कोशिका था, जो कोशिका बनाने वाले पदार्थ है, वो जो है वो कोशिका को बनाता है, यूगुनस में बदलता है, और फिर एक चूजे का जो है वो जन्म होता है। तो इनमें अंडे से बच्चे निकल रहे हैं। जबकि मनुष्य जो है वो सजीव प्रजक जीव। अब मनुष्य में क्या है? अब अगर ये बच्चे को जन्म दे रहे हैं, लैंगिक प्रजनन कर रहे हैं, तो लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में सबसे जो महत्वपूर्ण घटना है, इनमें जो है वो बहुत सारी घटनाएं होंगी, और इनका जो महत्वपूर्ण घटना है, वो महत्वपूर्ण घटना क्या है? तो महत्वपूर्ण घटना है निषेचन। ये बहुत या बेहद जरूरी है। अगर जीव लैंगिक जन्म कर रहा है तो उनमें ये घटना हो रही होगी, निषेचन की घटना हो रही है। और निषेचन की घटना हो रही है तो निषेचन कहा किसको गया है? तो हम लोग 10th क्लास के परिभाषा के आधार पर अगर चलें तो इसको कह दिया गया कि अंडाणु जो कि मादा युग्मक है, और दूसरा शुक्राणु जिसको नर युग्मक कह दिया जाता है। तो अंडाणु या अंड, अंडाणु या अंड जो मादा युग्मक है, और ये शुक्राणु नर युग्मक है। ये अंडाणु और शुक्राणु का संलयन
जिसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को निषेचन कर दिया जाता है। जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि निषेचन की जब प्रक्रिया हो रही है, तो निषेचन प्रक्रिया के दौरान क्या देख रहे हैं कि जो मादा है और जो नर है, नर और मादा में अर्धसूत्री इनके जन्म कोशिका, जो शुक्राणु और अंडाणु को बनाने वाले कोशिका हैं, उनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एग का निर्माण हुआ, अंड का निर्माण हुआ, अंडाणु का निर्माण हुआ, डिंब भी कहते हैं इसको। तो अंडाणु का निर्माण हुआ और नर में अर्धसूत्री विभाजन जब हुआ तो इनमें शुक्राणु का निर्माण हुआ। अब यही अंडाणु और शुक्राणु ये दोनों संलयित हुए, एक दूसरे से मिले, संलयित हुए, निषेचन की घटना हुई। अब जब ये संलयन हुआ, निषेचन हो रहा है, तो संलयन होने के फलस्वरूप ये जो एक कोशिका बना, इस कोशिका को कह दिया गया जाइगोट या इसको कह दिया गया युग्मनज। ये युग्मनज बना। यही युग्मनज वृद्धि करता है, विकास करता है, इनमें जो है वो समसूत्री विभाजन हो रहा होता है, कंटिन्यूअसली समसूत्री विभाजन हो रहा होता है और समसूत्री विभाजन होकर के बाद में ये एक निश्चित समय अवधि के बाद एक संतति में जो है वो जन्म लेता है। तो ये घटना जिसमें ये प्रक्रिया हो रही है कि युग्मनज बन रहा है, फिर ये भ्रूण में बदला युग्मनज, और यही भ्रूण जो है, एम्ब्रियो जो है, वो संतति में बदला, एक नवजात शिशु के रूप में जन्म लिया। इस पूरे परिघटना को कह दिए युग्मनज बनने तक की जो ये परिघटना थी, इस पूरी परिघटना को कह दिया गया है निषेचन। तो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, इनके ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, इनके पहले भी अभी यहां बात की कि अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक बनता है। तो युग्मक बनता है, ये जो अंडाणु बना ये अर्धसूत्री विभाजन से बना, और अर्धसूत्री विभाजन से बना तो एक सामान्य मनुष्य यानी ये मादा जो है, इसके पास जो है वो 46 गुणसूत्र है, 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है इनके पास। अब अर्धसूत्री विभाजन हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके पास केवल और केवल 23 ही गुणसूत्र होगा, और इसमें भी जब शुक्राणु बना तो शुक्राणु में भी जो है वो 23 गुणसूत्र ही बना। निषेचन प्रक्रिया में तो एक घटना हुआ कि युग्मनज बना, ये बात सही है, युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। ये भी तो हो रहा है ना कि शुक्राणु के पास 23 गुणसूत्र था और अंडाणु के पास 23 गुणसूत्र था, तो जब इनका संलयन हुआ होगा तो ये 23 गुणसूत्र और 23 गुणसूत्र मिल करके जो है वो 46 गुणसूत्र बना दिए होंगे। और ये जो 46 गुणसूत्र बना, मनुष्य के पास सामान्य स्थिति में जो है वो 46 गुणसूत्र ही होते हैं। एक कोशिका में, सामान्य कोशिका में 46 गुणसूत्र होता है। तो निषेचन में सिर्फ ये नहीं हो रहा है कि युग्मनज बन रहा है, निषेचन में एक ये भी घटना हुआ कि जो गुणसूत्र था उस गुणसूत्र को हम लोग रीस्टोर कर लिए, पुनः स्थापित कर लिए। एक कोशिका के पास, सामान्य कोशिका के पास जितना चाहिए था गुणसूत्र, उतना हम लोग रिकवर कर लिए, रीस्टोर कर लिया जाता है। तो निषेचन को हम लोग अंडाणु और शुक्राणु के संलयन के नाम से भी कह देंगे कि इनका संलयन हुआ, युग्मनज बना। इस आधार पे भी हम लोग कह सकते हैं कि निषेचन हो रहा है। और ये भी कह सकते हैं कि अंडाणु और शुक्राणु के संलयन के फलस्वरूप युग्मनज बना, जिसमें गुणसूत्रों को जो है वो पुनः स्थापित कर दिया गया। यहाँ गुणसूत्र जो है वो 46 गुणसूत्र यहाँ बन गए, तो हम लोग पुनः स्थापित भी कर रहे हैं। तो निषेचन तो है ही, निषेचन से पहले क्या बना हुआ था कि इनमें अंडाणु और शुक्राणु था, यानी अंडाणु बना होगा, शुक्राणु बना होगा। निषेचन होने से पहले इन दोनों का बनना भी जरूरी है। अब कहिए कि निषेचन बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर अंडाणु और शुक्राणु है ही नहीं तो निषेचन जो है वो खत्म। अब निषेचन एक ऐसी घटना है जो लक बाय चांस है, मतलब निषेचन तभी संभव होगा, ये तभी हो सकता है जब अंडाणु और शुक्राणु सेम टाइम पर, एक ही समय पर जो है, एक ही समय पर जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं। अगर ये समय में बदलाव हुआ, एक दिन 2 दिन जो भी अगर बदलाव हुआ, तो एक समय पर ना मिले तो युग्मनज का निर्माण ही नहीं होगा। यह तभी संभव है जब ये दोनों एक ही समय पर जो है वो मिले। तो इनसे पहले, निषेचन से पहले भी कुछ घटनाएं पढ़ने को मिलेगा। निषेचन हो जाने के बाद क्या हुआ, तो भ्रूण बना, संतति में बदला, जन्म हुआ बच्चे का,
तो निषेचन के बाद भी कुछ घटनाएं हो रही है और निषेचन से पहले भी कुछ घटनाएं हो रही है। तो अगर निषेचन से पहले जो भी घटना हो रहा है या निषेचन से होने वाले पहली जितनी भी घटनाएं हैं उनको निषेचन पूर्व घटनाओं के नाम से जानेंगे। निषेचन पूर्व परिघटनाएं, और वो सब प्रक्रिया या वो सब घटनाएं जो निषेचन के बाद हो रहा है उसको कह दिया जाएगा निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटनाएं। तो अब ये जो है निषेचन के बाद में होने वाली परिघटनाएं, निषेचन से पहले होने वाली परिघटनाएं, ये क्या क्या है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या परिघटना है। जैसा एनसीईआरटी में है उस आधार पर जो हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरह का है। तो मनुष्य एक निरंतर प्रजनक है। निरंतर प्रजनक बताएं कि ये निरंतर प्रजनक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनमें किसी तरह का कोई मौसम या किसी तरह का कोई समय की, एक निश्चित समय की आवश्यकता नहीं होती है। एक अवधि, एक उम्र के बाद जो है वो जन्म की परिघटनाएं होती हैं। तो इनमें मनुष्यों में जो है वो निरंतर प्रजनक है, कंटिन्यूअस ब्रीडर है मनुष्य। कंटिन्यूअस ब्रीडर का ये कंटिन्यूअस ब्रीडर है। जबकि कुछ कुछ जीवों में ये घटना या ये परिघटना जो है वो नहीं होता है, वो एक निश्चित समय या एक निश्चित मौसम में ही जो है। अब इनमें प्रजनन संबंधी क्या है घटनाएं। तो सबसे पहला घटना देख रहे हैं युग्मक जन्म, कि युग्मक का जन्म क्या है। युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया अर्थात पुरुष में शुक्राणुओं और स्त्री में अंडाणु या डिंब का बनना युग्मक जन्म कहला रहा है। इंग्लिश में इसको कहा दिया जाता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे, यानी वो प्रक्रिया जिसके अंतर्गत नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु का निर्माण होगा, उस प्रक्रिया को कह दिया जाएगा युग्मक जनन। अब युग्मक जनन जब हो गया तो युग्मक जनन होने के बाद दूसरी परिघटना है वीर्यसेचन। इसको कह दिया जाता है इंग्लिश में इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन। अब ये इंसेमिनेशन क्या, तो इंसेमिनेशन कहा गया कि जो ये नर का शुक्राणु, ये जो शुक्राणु बना ना, ये शुक्राणु जो है ये मोटाइल है, मतलब गति कर सकता है, गतिशील होते हैं, गतिशीलता होती है इनमें। तो ये गतिशील युग्मक है, गति करने वाला युग्मक है। जबकि अंडाणु जो है ये गति नहीं करते हैं, ये खुद से गति नहीं कर सकते हैं। शुक्राणु जो है वो गति कर सकते हैं। तो शुक्राणु गति कर सकते हैं और पुरुषों में जो शुक्राणु बना, इन शुक्राणुओं को स्त्री के जनन भाग में जब स्थानांतरित किया जाएगा तो उसको कह दिया जाएगा वीर्यसेचन। स्त्री जननांग पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण वीर्यसेचन कहलाएगा। अब जब वीर्यसेचन हुआ और सपोज करो कि वीर्यसेचन जो है वो एकदम सेम समय पर हो गया, मतलब जिस समय अंडाणु बनकर के तैयार था उसी समय जो है वो शुक्राणु का भी स्थानांतरण किया गया। तो अगर सेम समय पर हुआ तो ये दोनों संलयित हो जाएंगे। सेम समय पर हुआ तो, एक ही समय पर हुआ तो, और जब ये संलयित होंगे ना तो संलयित होने के बाद बनेगा युग्मनज। युग्मनज अगर बना तो इस परिघटना को कह दिया गया निषेचन। और ये जब निषेचन हुआ तो ये है मनुष्य के जन्म की परिघटना का तीसरा, इंग्लिश में बोल दिया जाता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हुआ। और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में क्या हुआ है, तो पुरुष और स्त्री के युग्मकों का संलयन हुआ, जिसके कारण युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण हुआ, जाइगोट बना। और ये जाइगोट जो बना ये एक्चुअली में एक कोशिकीय होता है, एक ही कोशिका का होता है। अब इस कोशिका में होगा ये कि ये कोशिका धीरे धीरे समसूत्री विभाजन होना शुरू होगा और समसूत्री विभाजित होकर के मादा के जनन अंग में मिलने वाला बसदानी कह देते हैं या फिर गर्भाशय कहा जाता है। उस गर्भाशय में ये युग्मनज जाइगोट जाकर के चिपक जाता है और चिपकने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कह दिया गया अंतरारोपण। अब चिपकने से पहले हुआ ये बना जाइगोट जिसके पास 46 गुणसूत्र थे। अब ये जो जाइगोट बना ना, युग्मनज जो बना,
ये जो जाइगोट बना या जिसको हम लोग बोले कि युग्मनज बना, अब इस युग्मनज में श्रमसूत्री विभाजन होता है और ये युग्मनज 2 कोशिका में बदल जाता है, 2 कोशिका में बदलता है। यही 2 कोशिका जो है ये 4 कोशिका में बदलते हैं, 4 से यही कोशिका जो है वो 8 कोशिका में बदलेगा युग्मनज, 8 से 16 कोशिका में बदलेगा, 16 से 32 कोशिका में बदलेगा। जब 16 से 32 कोशिका या उससे अधिक कोशिका होने लगा तो इनमें जो कोशिकाओं का ये जो निर्माण हो रहा है ना, ये लगातार जो परिवर्तन हो रहे हैं, कोशिका का जो निर्माण हो रहा है, ये एक्चुअली में क्या बनाया, कोरक पुट्टी। जब 16 से अधिक कोशिका बनेगा उस अवस्था को कह दिया गया है कोरक पुट्टी, ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट का भी मतलब है कि यहां पर कोशिका जब बन जाता है तो बहुत सारी कोशिकाएं जो है वो एक तरफ आकर के अरेंज हो जाते हैं, एक तरफ आकर के जमा हो जाता है, जिसको अंतर कोशिका समूह कह दिया जाता है, और इनमें एक खाली जगह बन जाता है ब्लास्टोसिल। ब्लास्टोसिल के बनने की वजह से इसका नाम पड़ गया ब्लास्टोसिस्ट, कोरक पुट्टी कर दिया गया। तो कोरक पुट्टी बना, 16 से अधिक वाले जितनी भी हैं वो ब्लास्टोसिस्ट में बदला। अब यही ब्लास्टोसिस्ट हुआ क्या कि ब्लास्टोसिस्ट की रचना हुआ तथा परिवर्तन हुआ, इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना अंतरारोपण कहलाया। अंतरारोपण को इंग्लिश में कह दिया जाता है इम्प्लांटेशन। अब जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा उस समय से युग्मनज का वृद्धि और विकास होने लगेगा, उसमें अंग बनने लगेंगे, अंग तंत्र बनना शुरू हो जाएगा। और ये जब विकास होना शुरू हो जाएगा तो जब से ये इम्प्लांट किया है, अंतरारोपित हुआ है, तब से लेकर के बच्चे के जन्म होने तक के समय को गर्भावधि या गर्भकाल कर दिया जाता है। दैट मींस ये है जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन पीरियड कर दिया जाता है इसको, या प्रेगनेंसी कर देते हैं। प्रेगनेंसी होता है जिसमें होगा क्या, भ्रूणीय परिवर्तन, भ्रूण का विकास होगा, भ्रूण जो है वो वृद्धि करेगा, अंग बनेगा, अंग तंत्र बनेंगे, और एक नवजात शिशु का शारीरिक संरचना का पूर्ण रूप से जो है वो विकास होता है, भ्रूण का विकास हो जाता है। इस पूरे अवधि, ये जो पूरा अवधि है वो लगभग 9 माह की होती है, 9 माह 10 दिन की होती है। लगभग दिन में अगर देखें तो 270 से 280 दिन की है। अब इस पूरे समय में जो विकास और परिवर्तन चल रहा था उस पूरे अवधि को ही कह दिया गया है गर्भावधि। गर्भ का अवधि या गर्भ का काल, गर्भ का समय, तो उसको नाम दिया गया गर्भावधि, जेस्टेशन पीरियड। अब जब गर्भावधि पूर्ण हो जाएगी या गर्भकाल पूर्ण हो गया तो गर्भकाल पूर्ण होने के बाद शिशु का जन्म होगा, और बच्चे का जब जन्म होगा तो उस कंडीशन को, उस स्थिति को कहा गया है प्रसव, इंग्लिश में कह दिया जाता है पार्टोरिशन, या बच्चे का जन्म लेना कह सकते हैं, बच्चे का डिलीवरी। तो बच्चे के जन्म, मनुष्य में जन्म की जो परिघटनाएं हैं, उस पूरे जन्म की परिघटनाएं में क्या क्या घटना चला, तो एक तो युग्मक जन्म हुआ, दूसरा उनमें वीर्यसेचन हो रहा है, तीसरा उनमें निषेचन हो रहा है, चौथा उनमें अंतरारोपण हो रहा है, पांचवा उनमें जो है गर्भावधि वो चल रही है, प्रसव हुआ। प्रसव होने के बाद भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनमें जो अपने बच्चे को जो है वो दूध पिलाती हैं। तो बच्चे को जो दूध पिलाते हैं उसको कह दिया जाता है दुग्ध श्रावण, इंग्लिश में बोलेंगे लैक्टेशन। तो ये सब घटनाएं जो एक नवजात शिशु को जन्म देने में या मनुष्य को अपने जैसे जीव को जन्म देने में मदद कर रहा है, उन सब घटना को कह दिया गया है प्रजनन संबंधी घटनाएं। अब इसमें ये देख रहे हैं कि निषेचन से पहले ये दोनों घटनाएं हो रही हैं। युग्मक का जन्म हो रहा है, वीर्यसेचन हो रहा है। तो युग्मक जनन और वीर्यसेचन ये निषेचन से पूर्व घटना है, निषेचन पूर्व घटना कहा जाएगा। और निषेचन के बाद में क्या हो रहा है, तो निषेचन के बाद में अंतरारोपण हो रहा है, गर्भावधि चल रही है, प्रसव हो रहा है, दुग्ध स्राव हो रहा है, मां अपने बच्चे को दूध पिला रही है, स्तनपान करा रही है। तो ये चारों की चारों घटनाएं, ये तीनों घटनाएं, इनको कह दिया गया है निषेचन पश्च घटनाएं। तो हम लोग आज के क्लास में ये जान गए कि मनुष्य में जनन जो है वो किस तरह का जनन होता है, और मनुष्य में जो जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, वो लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं जो है वो शामिल है। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं
कि क्या क्या जो है वो प्रक्रिया हुआ इनमें, तो इनमें क्या क्या हुआ कि मनुष्य में एक क्या क्या मिला आज हम लोगों को, तो मनुष्य या मानव जो है, इस मानव में जो जनन है वो जनन किस प्रकार की हुई, तो जनन हुआ लैंगिक। दूसरा ये बात पता चला कि मानव जो है वो जरायुज जीव है या सजीव प्रजक कह दिए कि सजीव प्रजक जीव है ये। तीसरा बात ये पता चला कि मनुष्य जो है, मानव जो है वो निरंतर प्रजनक है या निरंतर प्रजननी जीव है, निरंतर प्रजनक जीव है। चौथा ये बात पता चला कि मानव में लैंगिक जनन की परिघटनाएं होती हैं, लैंगिक जनन की परिघटनाएं हुआ। परिघटनाएं जो हुए उन परिघटनाओं में क्या क्या हुआ, तो इन सभी परिघटनाओं में सबसे पहला घटना हुआ था युग्मक जनन। अब ये जो युग्मक जनन है, इस युग्मक जनन में नर और मादा के शरीर में युग्मक का निर्माण हुआ, नर में शुक्राणु बना और मादा में अंडाणु का निर्माण हुआ। दूसरा परिघटना देखें वीर सेचन। अब इस वीर सेचन में हुआ क्या कि जो नर का युग्मक था यानी शुक्राणु, उसको मादा के जननांग में भेज दिया गया, स्थानांतरित किया गया, वीर सेचन कहलाया। तीसरा परिघटना बोले कि वो घटना जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन हुआ, उस परिघटना का नाम दे दिया गया निषेचन, इंग्लिश में बोले फर्टिलाइजेशन। चौथी परिघटना हो गई कि उसमें जो बनने वाला था युग्मनज जो बना निषेचन के फलस्वरूप, वो युग्मनज जो है अंतरारोपित हुआ। अंतरारोपण से पहले वो ब्लास्टोसिस्ट में बदला था और ब्लास्टोसिस्ट में जाकर के गर्भाशय की दीवार से चिपक गया और चिपकने की कंडीशन जो स्थिति थी उसका नाम दे दिए अंतरारोपण, इम्प्लांटेशन। पांचवा परिघटना देखें कि अंतरारोपण होने के बाद से बच्चे के प्रसव होने तक की जो समय था उसका नाम, उसको हम लोग कह दिए गर्भा अवधि, जिसमें बच्चे का या भ्रूण का विकास होता है, अंग अंगतंत्र बनते हैं। और छठी परिघटना हम लोग देखें प्रसव, कि जब गर्भा अवधि संपन्न हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, तब जो है एक शिशु का जन्म होगा और जन्म होने की घटना को प्रसव कर दिया जाएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में इन घटनाओं को पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि इनमें जो ये युग्मक जनन की जो घटनाएं हो रही हैं या ये सब जो घटनाएं हो रही हैं वो किस किस अंग में हो रहा है, कौन कौन से अंग हैं जो इन घटनाओं को जो है वो शामिल कर रहे हैं। दैट्स ऑल।